आज ये प्रेस वार्ता एक बहुत गंभीर मसले पे बुलाई गई है और देश के अंदर एक चिंता इस वक्त है। जिस तरीके से असहिष्णुता का माहौल पूरे देश के अंदर बनता जा रहा है, कभी किसी के मुंह पे काली पोत दी जाती है, कभी किसी को जिंदा मार दिया जाता है, कभी किसी को खाने पर उसका कत्ल हो जाता है। और जिस तरीके से इस देश के साहित्यकारों ने एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद की है, उन सारे संदर्भ में हम लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, जिससे पूरा देश आश्वस्त होगा और देश को ये भरोसा मिलेगा कि हिंदुस्तान का जो ये भाईचारे का जो ताना बाना है, जो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, उससे देश के अंदर एक नए तरीके का संबल देश को मिलेगा और देश आश्वस्त होगा कि इस तरीके की घटनाओं के लिए हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि दादरी जैसी इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रधानमंत्री जी 10 दिन तक कुछ नहीं बोले, जब देश के राष्ट्रपति को इतना बड़ा मसला था कि देश के राष्ट्रपति को उसको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और देश के राष्ट्रपति ने जब इस पूरे मसले पर अपनी दखल दी, जो बहुत ही स्वागत योग्य थी, क्योंकि उनसे यही उम्मीद की जाती कि जब जब इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र का मजाक हो या उसकी अस्मिता पर सवाल खड़े हों तो वो उसके गार्जियन के तौर पर सामने आए। उसके बाद मजबूरन देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ कहना पड़ा। उनका वो बयान अपने आप में बहुत अपरिपूर्ण था और अब जो देश के एक बड़े अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसको देखने के बाद गहन निराशा है। उन्होंने जो बातें कही हैं, जैसे उन्होंने ये कहा है कि दादरी इंसिडेंट और द इंसिडेंट अगेंस्ट द पाकिस्तानी सिंगर इज सैड एंड अनवेलकम, बट व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट। फिर उन्होंने ये भी कहा है बीजेपी हैज नेवर सपोर्टेड इंसिडेंट लाइक दीज, इट इज द अपोजिशन दैट इज एक्यूजिंग बीजेपी ऑफ बीइंग कम्युनल, but in doing so are they not practicing politics of polarization। ये बयान कम से कम देश के प्रधानमंत्री से हमें उम्मीद नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी का प्रधानमंत्री मानते हैं और उसी के हवाले से वो ये वक्तव्य दे रहे हैं। इस घटना में, उनके बयान में कहीं भी दादरी की घटना की निंदा नहीं की गई है। किसी भी जगह पे पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरी दुनिया उस घटना की निंदा कर रही है। इस घटना में कहीं भी प्रधानमंत्री ने कोई निंदा नहीं की। साथ ही साथ ये भी उन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया पूरे देश को कि इस तरीके की कोई घटना आगे भविष्य में कभी नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री से कम ये देश ये उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री कहें कि इस तरीके की घटना निंदनीय है और आगे कभी इस तरह की घटना नहीं होगी। ये गारंटी, ये एश्योरेंस मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। ये एश्योरेंस भी नहीं, ना तो निंदा ना एश्योरेंस दिया गया। वो कहते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। सवाल यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार का है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी क्या नहीं है कि जो महेश शर्मा जी उनके कैबिनेट में बैठे हुए हैं, संजीव बालियान उनके कैबिनेट में बैठे हुए हैं। क्या कैबिनेट का मतलब, सरकार का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी है? हमारे देश का जो संविधान है और उसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें जो कैबिनेट सिस्टम, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ कैबिनेट सिस्टम है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कोई मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई भी मंत्री कोई भी काम करता है तो माना जाता है कि देश की सरकार वो काम कर रही है। ऐसे में महेश शर्मा ने जिस तरीके से शर्मनाक बयान दिया, इस घटना को एक हादसा बताने का प्रयास किया, संजीव बालियान ने जिस तरीके से बयानबाजियां की हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रोल है, लेकिन जो भूमिका केंद्र सरकार को निभानी चाहिए थी वो भूमिका केंद्र सरकार नहीं निभाई है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का ये बयान, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से अशोभनीय बयान है। इस बयान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जो साक्षी महाराज ने जिस तरीके से भड़काऊ वाले बयान दिए, जो साध्वी प्राची ने भड़काने वाले बयान दिए, योगी आदित्यनाथ ने जो भड़काने वाले बयान दिए, संगीत सोम ने जो भड़काने वाले बयान दिए, उन पर किसी भी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश
या उनको ऐसा बयान न देने, भड़काऊ बयान न देने की कोई ताकीद या उनको कोई सलाह दी गई है। कायदे से तो देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता भी हैं, उनको ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के सेकुलरिज्म को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस बयान में इस बात का कहीं कोई जिक्र नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी जिम्मेदारी विपक्ष के कंधे पे, विपक्ष के माथे पे मढ़ देना चाहते हैं कि अगर इस देश के अंदर का दादरी हुआ तो विपक्ष जिम्मेदार है, अगर इस देश के अंदर कालबुर्गी का कत्ल हुआ तो विपक्ष जिम्मेदार है, अगर गोविंद पंसारे का कत्ल हुआ तो विपक्ष जिम्मेदार है, अगर नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल हुआ तो उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, अगर गुलाम अली का फंक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए जो है वो विपक्ष जिम्मेदार है, अगर सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोत दी जाती है तो विपक्ष जिम्मेदार है। यानी जबरा मारे रोने भी ना दे। यह अजीबोगरीब बयान है इस देश के प्रधानमंत्री का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री के इस बयान से गहन निराशा है और कम से कम ऐसा लगता है जैसे वो अभी तक 1.5 साल बाद भी अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं मान पाए हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को देखते हैं। मेरा कहना यह है कि ये प्रधानमंत्री का जो बयान है ये एक छद्म रुदन है। इट्स अ सूडो स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, and the whole country should realize कि those who BJP and the Prime Minister of India who talks about the pseudo secularism, they are basically practicing pseudo statesmanship, and this is more dangerous in that sense. आगे और ये इस बारे में भी समझना चाहिए कि 2000 के दंगों के बाद आज तक, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज तक उस घटना पे मुख्यमंत्री महोदय ने, जब वो थे गुजरात के, कभी भी 13 साल के बाद भी कभी उस पर माफ़ी नहीं मांगी, कभी ये जिम्मेदारी नहीं ली कि देश की गुजरात के मुखिया होने के नाते। तो एक पैटर्न है उनकी पूरी पॉलिटिकल बयानबाजी में। और कहीं ना कहीं ये बयान दादरी का जो के मसले पे जो बयान है या गुलाम अली के मसले पे जो बयान है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। और कहीं ना कहीं जो इस देश के अंदर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को पीछे से शाह देते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे संजय जी इस बारे में और बात करें। आज जैसे ही प्रधानमंत्री जी का बयान आया दादरी घटना पे, गुलाम अली की घटना पे, सुधींद्र कुलकर्णी की घटना पे, तो मैंने उस पर अपनी राय तुरंत जाहिर की थी। और मुझे याद है कि 2002 के दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। और हम सारे लोगों को उम्मीद थी कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी राजधर्म का निर्वाह करेंगे। वो हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, और बड़े तेज प्रधानमंत्री हैं। वो पूरी दुनिया में घटने वाली, और आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं, आप सारे लोग उसको टीवी चैनल पे भी चलाते हैं, मंगोलिया में कुछ घटित हो या सीरिया में कुछ घटित हो या ब्राज़ील का कोई फुटबॉलर जिंदगी मौत से लड़ रहा हो, दुनिया की तमाम घटनाओं पे तुरंत अपनी संवेदना और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी आगे आते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन में ये प्रश्न उठता है कि जब चर्च के ऊपर हमला होता है तो प्रधानमंत्री जी के मन में कोई प्रतिक्रिया, कोई संवेदना नहीं जागृत होती। जब दादरी का कांड होता है तो प्रधानमंत्री जी के मन में कोई संवेदना नहीं पैदा होती। जब एक गुलाम अली जैसे कलाकार, जिन्होंने 40 साल की गायकी की और अपनी गायकी में जिन्होंने गजल गाया कि दीवाली में अली राम रमजान में सबका मालिक एक है जहान में, ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम को जब उनका सहयोगी दल रोकता है, उनके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। फारूक शेख जो इतने बड़े कलाकार थे और गुजरात से ही आते थे, उनकी मौत होती है, उस पर कोई संवेदना उनके मन में जागृत नहीं होती। पीजी कुरियन, जिनका नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनकी मौत पे उनके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री दुर्भावनापूर्ण ढंग से समाज के कुछ वर्गों के प्रति अपने मन में
जो एक उनके मन में जो एक सांप्रदायिक सोच है उसको वो जाहिर करते हैं अपने बयानों के माध्यम से। आज उन्होंने कहा कि हम क्या करें अगर गुलाम अली की घटना हो रही है, हम क्या करें अगर दादरी की घटना हो रही है, हम क्या करें अगर देश में कहीं कोई सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। आपसे ये उम्मीद नहीं करता है देश। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको तमिलनाडु में भी अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा होगी उस पर आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। नफरत की राजनीति अगर महाराष्ट्र मुंबई में होगी उस पर भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप बेंगलुरु चले जाते हैं जर्मनी के चांसलर का स्वागत करने के लिए, और दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में कोई आप संवेदना जाहिर करने नहीं जा सकते। गजेंद्र सिंह की मौत पर जंतर मंतर पे जब उनकी मौत हुई, भले ही देश में हजारों किसानों की आत्महत्या पर प्रधानमंत्री जी ने संवेदना नहीं जताई, लेकिन पूरे देश को अच्छा लगा जब गजेंद्र सिंह की मौत पे उन्होंने संवेदना जताई 15 मिनट के अंदर। और बहुत अच्छा लगा जब अमित शाह जी उनके घर गए, वसुंधरा राजे जी उनके घर गए, अपनी दुख अपनी संवेदना जताई। अच्छी बात है। लेकिन आप देश की धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाते हैं देश के प्रधानमंत्री होके। आप आयरलैंड में जाते हैं तो आप देश की धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाते हैं। आज आपने जो अखबारों में बयान दिया उसमें भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के आप प्रधानमंत्री हैं, आप अभी तक धर्मनिरपेक्ष हो पाए या नहीं हो पाए? आप क्या किसी संप्रदाय विशेष के प्रधानमंत्री हैं या आप धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं, उनको बताना चाहिए, उनकी पार्टी को बताना चाहिए, उनकी पार्टी को आगे आके बोलना चाहिए इस पे। और आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम इस देश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं होने देंगे। हमने 2002 भी देखा है, हमने मंदिर आंदोलन के दौरान देश के अंदर दंगे फसाद देखे हैं, और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि इस देश में बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, इस देश में भ्रष्टाचार पे चर्चा ना हो, इस देश में ललित मोदी, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज और व्यापम के खूनी घोटाले पे चर्चा ना हो, इस देश में 200 रुपए किलो की दाल पे चर्चा ना हो। इसलिए ये नकली नंगा नाच पूरे देश के अंदर किया जाता है, इसलिए संगीत सोम का भड़काऊ भाषण होता है, इसलिए ये आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण होता है, साक्षी महाराज का गुंडागर्दी का भाषण होता है। ये गुंडों की भाषा अगर देश के अंदर बोलने की छूट हमारे माननीय सांसदों को और खासतौर से बीजेपी के सांसदों को दी जाएगी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को दी जाएगी, आप गोमांस के ऊपर देश में आग लगाने की अगर कोशिश करेंगे, ये राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं चलने देगी। हम नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान बने इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। कल एक टीवी इंटरव्यू में मैंने सुना अमित शाह जी ने कहा केजरीवाल क्यों गए थे, आदित्यनाथ क्यों गए थे, उससे आपत्ति नहीं है उनको। साध्वी प्राची क्यों गई थी, इस पर आपत्ति नहीं है। संगीत सोम पे उन्होंने जरूर कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन महेश शर्मा ने जाके क्या बयान दिया इस पे उनको आपत्ति नहीं है। तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस धारा में ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं। इस देश के अंदर गरीबों का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानों की आत्महत्या का सवाल, पानी बिजली का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, ये सारे सवाल पीछे हो जाएं और ये नकली सवाल फिर से आगे हो जाएं। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार केंद्र की जो है वो काम कर रही है। मेरा इतना ही कहना है। दिलीप पांडे जी। साथियों, माननीय मोदी जी की असंवेदनशीलता, उनकी अहमन्यता और उनके अहंकार ने इस देश की जनता के मन में जो निराशा बैठ चुकी है उसको नई ऊंचाई प्रदान की है। बहुत दुख होता है जब उनके बयान इस तरह से आते हैं कि जो घटना हुई गुलाम अली के कंसर्ट के कैंसिल होने की और दादरी की जो घटना हुई उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है, और अपने आप को
असहाय पोज करते हुए दिखाई देते हैं। भूल जाते हैं कि उस देश के प्रधानमंत्री हैं और अब बातचीत की बजाय उनको एक्शन में नजर आना चाहिए। माननीय मोदी जी का जो दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है, इसको देश के सामने लाना बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हकीकत दरअसल ये है, माननीय मोदी जी की दुविधा ये है, और ऐसा में जो घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उनके आधार पर कह पा रहा हूँ कि उन्होंने जिन लोगों ने चोरी की उसे वो खुद चोर क्यों कैसे कहें, क्योंकि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी के इशारे पे सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके कैबिनेट के मंत्री आते हैं, बयान देते हैं, उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है और सवाल करते हैं कि इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि माननीय मोदी जी के कहने के अनुसार वो सारी चीज़ें हुई हैं। और इस दोहरे मानदंड को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। संगठन ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद पूरे देश में अनिश्चित काल तक देशव्यापी आंदोलन चलाएगी आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की सरकार के जो कारनामे रहे हैं पिछले एक साल में, जिस विभत्सता से, जिस बेशर्मी से साहित्य, कला, संस्कृति, अभिव्यक्ति, इन सारे विषयों पर कुठाराघात किया है, इन सब की हत्या की है, भारतीय जनता पार्टी के इस पक्ष को आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर प्रोटेस्ट के जरिए, इन सारे विषयों पर जनता के साथ संवाद स्थापित करने के जरिए, पत्रकार वार्ताओं के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए संवाद के जितने भी माध्यम हो सकते हैं जनता के साथ, उन तमाम माध्यमों का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के दोहरे चाल चरित्र और चेहरे को इस देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की इस दोहरी नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए आम आदमी पार्टी से एक्सपोज करेगी, इसे उजागर करेगी। आप लोगों के प्रश्न हो आप लोगों के लिए तो सवाल पूछना चाहिए अगर मंच खुला। सर, आज एसीबी चीफ है जो मुकेश कुमार मीणा, उन्होंने शुगर स्कैम को लेकर जांच के आदेश दिए। उसमें कहा गया है कि शिकायत में अरविंद केजरीवाल का भी नाम है और जांच के आदेश लिखा है कि जो भी नाम होंगे सब निकला था। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली का है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट कर रहा है। भ्रष्टाचार के अलावा सभी विषयों पर, सभी राजनीतिक मोर्चों पर माननीय मीणा जी की सक्रियता आप लोगों से छुपी नहीं है। इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ और ये इतिहास से पता चलता है कि ओनियन स्कैम में किस प्रकार धांधलेबाजी की गई, झूठ बोला गया, मामले को फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई। तो कहते हैं ना कि सर में कितने बाल तो कटने के बाद आगे आ जाएंगे, हम और आप सब देख लेंगे। मैं बता देता हूँ। आप एक पत्रकार हैं, आप कन्विंस्ड हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आप अगर मैं अगर देश के प्रधानमंत्री, एक सवाल ये भी है, मैं अभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगाऊं, आप वो चलाएंगे? सर, इसी में मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप लगाऊं, आप चलाने के लिए तैयार हैं? या तो आप कन्विंस्ड होइए कि भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कन्विंस्ड है तो आप सवाल पूछिए, हम सवालों के बाद देखिए, चलिए और कोई प्रश्न? जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, देखिए पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, एक मिनट देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक मिनट भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक गर्ग जो मॉडल टाउन से चुनाव लड़ चुके हैं, पहली बात तो जब आप लोग उनको बार बार आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं या कोई आरटीआई निकाली है गई है वो कहते हैं, तो ये झूठ बोलना बंद करिए। वो गलत सूचना आप लोगों तक पहुंचाते हैं।
भाजपा के नेता विवेक गर्ग जी ने प्याज घोटाले में भी एक आरटीआई निकाली थी, जिसके आधार पे खबर चली और एक झूठी खबर चली जिसका हम लोगों ने तुरंत खंडन किया। फिर बीच में एक खबर एक ही चैनल पे चली, दूसरे चैनलों ने नहीं उठाया उसको, कि मनीष सिसोदिया के साले को कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है और उसको ठेका दे दिया गया। अब मनीष सिसोदिया के साले का एडवर्टाइजिंग की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई काम ही नहीं करते हो, एडवर्टाइजिंग की उनकी कोई कंपनी नहीं, फिर भी मीणा साहब बयान दे रहे हैं, उस पर जांच कर रहे हैं। तो मीणा साहब को अपना काम करने दीजिए और दिल्ली सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के किसी भी मसले पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है, बेटा भी अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा उसको बख्शूंगा नहीं। मीणा साहब के पास जितने कागजात आए हैं पूरी गंभीरता के साथ दिन रात लग के मोदी जी से निर्देश प्राप्त करके, गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करते हुए सक्रियता के साथ काम करें। दिल्ली सरकार उनका पूरा सहयोग